ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल और कंजप्शन की मैंने कई थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं, और वो थ्योरी आपको पता भी है, जिससे हमने एब्सोल्यूट पढ़ाया था। इसके बाद रिलेटिव थ्योरी और लाइफ साइकिल थ्योरी, परमानेंट थ्योरी, और इसके बाद मैंने आपको से मॉडल कराया कि किस तरह से कंजप्शन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और उनकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरी और थी जिसे हम शुरू में पढ़ाना चाहिए था मुझे, बाद में ओवरलैपिंग पढ़ाना था, लेकिन मैं अभी पहले इसको पढ़ा देता हूँ। थ्योरी में यह है क्लास, ध्यान से समझना और एक एक बातों को पॉइंट को नोट करते जाना। क्लास इज द थ्योरी ऑफ इंटर टेम्पोरल चॉइस। इंटर टेम्पोरल चॉइस, इसका हिंदी पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब चॉइस है आपकी, किसकी चॉइस है क्लास? कंजप्शन की। अब कंजप्शन की चॉइस का मतलब यहां पर यह है कि आप अपने इनकम का जो आप अर्न कर रहे हैं, उस इनकम को आप करंट में कंज्यूम करना चाहते हैं या फ्यूचर में आप उसको कंजप्शन करना चाहते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि कंजप्शन को आप किस पीरियड में कंज्यूम करना चाहते हैं। तो यहां पर इंटरनल चॉइस होती है। इंटर टेम्पोरल का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर का जो बिहेव है वो यहां पर हम लर्न करेंगे। एक कंज्यूमर, एक पर्सन जिसकी इनकम, ठीक है, और कंजप्शन, जिसकी इनकम और कंजप्शन इंटरलिंक है। थ्योरी को थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे क्लास, लेकिन पहले आप इन पॉइंटों को अच्छी तरह से समझ लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। हमारा पॉइंट यहां पर यह है कि जो इंटर टेम्पोरल चॉइस है, चॉइस का मतलब यू हैव अल्टरनेट, चॉइस का मतलब होता है अल्टरनेट, और इंटरनली इंटर टेम्पोरल आप अपना जो है कंजप्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? करंट कंजप्शन, ओल्ड कंजप्शन। करंट कंजप्शन मतलब होता है कि जब करंट में अभी इनकम है और जो इनकम इस पीरियड में आ रही है, इसी पीरियड में आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, या इस पीरियड की इनकम को जो आज आप अर्न कर रहे हैं आप ओल्ड एज में कंज्यूम करेंगे। तो जब ओल्ड एज में कंज्यूम करेंगे, जब ओल्ड एज आने से पहले भी, आज के बाद और भी तो आपकी इनकम आएगी। तो यानी कि कहना चाहता है कि जो कंजप्शन है वो किन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और किस तरह से अपने कंजप्शन को 2 पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटर टेम्पोरल चॉइस थ्योरी कैसे को उसका मेन थॉट क्या है और किस तरह से हम इसको समझेंगे, आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखिए क्लास, इस थ्योरी का नाम डाल दिया, और इस थ्योरी को प्रोफेसर इरविंग फिशर ने दिया था, तो इसे इरविंग फिशर की इंटर टेम्पोरल चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। और इस थ्योरी को हमने बजट कांस्टेंट में डिवाइड किया हुआ, आपने बजट लाइन पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। तो यहां पर आपको इसकी थ्योरी को सबसे पहले आप बजट कांस्टेंट में पहले आपको बजट कांस्टेंट बनाना है। अब बजट कांस्टेंट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, आपको पता है कि बजट लाइन का मतलब होता है, मान के चलो आपको 100 रुपीज है, एज्यूम करो यू हैव 100 रुपीज मैक्सिमम है, तो 100 रुपीज को अगर 2 गुड्स लेना है एक्स वाई को, एक्स और वाई को लेना है। मैं आपको पहले बजट कांस्टेंट समझाता हूँ फिर बात करता हूँ कि मान के चलो क्लास आपके पास इनकम है 100 रुपीज, ठीक है, और आपको 2 गुड्स लेना है, ध्यान समझना, एक एक्स गुड्स लेना है और एक आपको वाई गुड लेना है, ठीक है। एम का मतलब आपके पास 100 रुपीज मनी है, एक्स को परचेज करना है या आपको वाई परचेज करना है। हम माइक्रो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे हैं। अगर एक्स का रेट है क्लास
10 रुपीज और वाई का प्राइस है आपका 10 रुपीज। तो जो बजट कांस्टेंट बनेगा कैसे बनेगा, मतलब ये बनेगा कि यक्स को कितना कंज्यूम करेंगे, क्वांटिटी यक्स, तो क्या करेंगे यम अपॉन यक्स करेंगे। यम कितना है 100 अपॉन 10 यानी कि 10 लेंगे, और y की क्वांटिटी को कितना कंज्यूम करेंगे, तो m अपॉन y लेंगे, 100 अपॉन 10 लेंगे, तो 100 आ गया। कहने का मतलब कि आपका जो बजट कांस्टेंट क्या बना कि मैक्सिमम 10 क्वांटिटी, ठीक है, मैक्सिमम 10 क्वांटिटी x की और मैक्सिमम 10 क्वांटिटी y की कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम इसको मिलाते हैं क्लास, तो इसको बोलते हैं हम बजट कांस्टेंट, कि मतलब मैक्सिमम आप 10 यूज कर सकते हैं या मैक्सिमम आप इसको 10 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको 10 ले लिया तो y को आपको 0 करना पड़ेगा, अगर आपने y कंज्यूम कर रहे हैं तो x को आपको 0 करना पड़ेगा। तो कहने के मतलब आप दोनों ही में से दोनों दुला लेते थे, आप इतना x कंज्यूम करते थे, इतना y का कंज्यूम करते थे, यही तो आपने पढ़ा था। तो यानी कि ये बजट कांस्टेंट है, यानी कि आप 10 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और इधर 10 से 22 से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच में रहना है, इन दोनों के बीच में रहना है। यानी कि हम ऐसे लिखते थे m इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, ये लिखते थे। मतलब पूरी की पूरी इनकम आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, आइदर कंज्यूम करेंगे आइदर आप सेविंग करेंगे, यही तो था। तो कहने का मतलब कि ये बजट कांस्टेंट है जो हम माइक्रो में पढ़ते हैं। और अब आपको इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अपनी इनकम को कंज्यूमर अपनी इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, करंट कंजप्शन में और ओल्ड कंजप्शन में। तो अब हम आपको कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट कांस्टेंट बनाना सिखाते हैं। ये तो माइक्रो में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो बजट कांस्टेंट ये है, और इसी तरह से हम एक और बजट कांस्टेंट बनाते हैं जो कि हमें आज पढ़ना है। तो हमारा जो बजट कांस्टेंट है वो कैसे बनेगा हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्लीज समझते जाना, नोट करते जाना, चीजें को समझते जाना, आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्लास, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट अप्रोच चॉइस है, हमने लिखा हुआ बजट कांस्टेंट। ये बजट कांस्टेंट बनाऊंगा मैं आपको। देखो पहले आप यंग एज में है क्लास, तो y1 का इनकम आ रही है आपकी और c1 आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि y डिनोट कर रहा है इनकम को और y डिनोट कर रहा हूं मैं आपको इनकम दिखा रहा हूं क्लास, ठीक है। तो मैंने इनकम दिखाया है और कंजप्शन को हमने c लिया हुआ है। तो यंग एज है, हमने क्या लिखा हुआ है यंग एज, यानी कि करंट पीरियड। करंट पीरियड मतलब वर्किंग पीरियड आपका है, जैसे अभी का है। तो यंग एज में हमें जो अर्न कर रहे हैं, जो आपकी इनकम है, उसे मैंने y1 किया है। और जो करंट एज का यानी कि यंग एज का जो कंजप्शन है वो हमने c1 का है। तो c1 क्या हो गया, करंट कंजप्शन, करंट इनकम। तो c1 और y1 और y1 दोनों क्या है, करंट इनकम, करंट कंजप्शन है। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं ओल्ड एज की। तो ओल्ड एज में जो अर्न करेंगे हमने उसको y2 माना है, कि जब आप ओल्ड एज में अर्न करेंगे पैसा, मतलब ओल्ड एज का मतलब है कि आज के बाद, जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आज मेरी इनकम है जो भी है, आज की डेट तक मैंने जितना कमा लिया, क्या आज के बाद नहीं कमाऊंगा? तो आज के बाद भी हमारी इनकम होगी, कब तक होगी, जब तक हम रिटायर नहीं होंगे।
तो आज के बाद की इनकम को, जब रिटायर होने से पहले तक की इनकम को हम क्या बोलेंगे, Y2 बोलेंगे, और कंजप्शन को बोलेंगे C। तो यानी कि आज 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 हमारी इनकम है और इसको हम प्रेजेंट में कंज्यूम कर लेंगे तो C1 हो जाएगी। अगर इसी इनकम को, करंट की इनकम को हम फ्यूचर में भी कंज्यूम करेंगे तो उसे हम C2 बोलते हैं। तो C1 करंट कंजप्शन, C2 ओल्ड कंजप्शन, और Y1 करंट कंजप्शन, Y2 ओल्ड कंजप्शन। इतना तो भैया वो समझ आ गया होगा। क्लियर है क्लास? अच्छा, अब देखो मैं थोड़ा इधर आता हूं, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। और आपको पता है कि अगर आपको सेविंग निकालना रहे, आपको अगर सेविंग निकालने की बात करें तो सेविंग, फर्स्ट पीरियड की सेविंग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पीरियड की, तो करंट की इनकम को करंट के कंजप्शन से क्या करते हैं क्लास, माइनस करेंगे। तो सेविंग फर्स्ट पीरियड की इक्वल टू Y1 माइनस C1, मतलब Y1 माइनस C1 का मतलब हुआ क्लास कि Y1 माइनस C1। क्यों? क्योंकि भैया करंट की इनकम से करंट के कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हमारा करंट की सेविंग, मतलब सेविंग हमारी निकल जाएगी। इतना आ गया? अच्छा, आपने करंट की सेविंग निकाल लिया। ध्यान समझना, जो करंट की सेविंग है उसको हम बैंक में रख देते हैं और बैंक हमें कुछ सर्टेन इंटरेस्ट देगा, 5%, 10%, 20% हमारा कुछ इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी क्या है, इनकम है। तो जो फ्यूचर में हमारी कंजप्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा कि जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, जो करंट की इनकम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मान के चलो आप क्लास 1000 अर्न करते हैं और उसमें से आप 500 रुपीज कंज्यूम कर देते हैं, तो 500 आप क्या करेंगे क्लास, इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में। और अगर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपको कितना इनकम आएगी एक्स्ट्रा, बताइए। अगर सपोज दैट बेटा, अगर आपके पास 1000 इनकम है, ठीक है, और आपने C1 किया, C1 हो गया आपका 500, ठीक है, तो सेविंग कितना हुआ, ये आपकी Y1 है, तो Y1 माइनस C1 कितना हुआ क्लास, तो 1000 माइनस 500 कितना हुआ 500, और ये 500 आपने बैंक में जमा कर दिया 1+R मान के चलो, तो 500 जमा करेंगे। अगर ये 1+R मान के चलो हमको 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इसका मतलब हुआ 500 का 10% कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। कितना, 50 रुपए, 50 रुपए आएगा। तो आपकी सेविंग मतलब एक्स्ट्रा इनकम कितनी आएगी, 550, क्योंकि 50 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, 500 रुपए आपकी सेविंग हुई, 50 रुपए आपका एक्स्ट्रा मिला, तो 550 रुपए हो गया। करंट की जो इनकम थी उसी में 50 रुपए और जुड़ गया, और प्लस आपने इन फ्यूचर में भी तो इनकम किया, तो आपका अब जो कंजप्शन फंक्शन बनेगा क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड कंजप्शन फंक्शन। सेकंड पीरियड का कंजप्शन फंक्शन कि C2 क्या बन जाएगा, 1+R प्लस सेविंग, 1+R प्लस सेविंग प्लस S, मतलब आपने सेविंग किया था 500 रुपए, 500 रुपए को सेविंग करो प्लस इंटरेस्ट रेट 10% है, तो ये कितना हो जाएगा, 550 रुपए हो जाएगा, क्योंकि ये 10% रखा हूं, सेविंग 500 थी तो 550 रुपए आ गया। तो इन फ्यूचर में कंजप्शन कितना हो गए, 550 रुपए, और प्लस और भी तो अर्न करोगे भाई।
आज जमा करने के बाद और भी तो अर्न करोगे, तो इन फ्यूचर में जो आपने इनकम किया और प्लस आपने जो आपको इंटरेस्ट रेट मिला और प्लस जो सेविंग थी आपकी, कंजप्शन करेंगे। तो इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं। कैसे? कंजप्शन, सेकंड पीरियड का कंजप्शन इक्वल टू 1 प्लस आर। हम इसकी जगह पे, सेविंग की जगह पे हम y माइनस C1 भी तो पुट कर सकते हैं। y1 माइनस C1 पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हम y जोड़ देंगे। तो अब आपका कंजप्शन कैसे बना, C2 कैसे बना, C2 बन गया क्लास, ये बन गया। समझ में आया कि इंटरेस्ट रेट प्लस इन दोनों का डिफरेंट सेविंग प्लस y2। मतलब इन फ्यूचर में आप कितना खाएंगे, कितना कंज्यूम करेंगे, आज जो इनकम अर्न करके डिपॉजिट कर रहे हैं उसका ब्याज, प्लस जो मूलधन है जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो, और प्लस इन फ्यूचर में जो आप अर्न करेंगे वो, इसको हम मिला करके फ्यूचर का कंजप्शन फंक्शन की बात कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको इन्होंने क्या किया है कि इक्वेशन को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा 1 प्लस आर को राइट साइड ले लिया। क्योंकि देखो क्लास, जब इसको हम 1 प्लस आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y1 में और 1 प्लस आर को मल्टीप्लाई करेंगे c1 में, क्योंकि ब्रैकेट है, जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, और कुछ बन जाएगा हमारा। लेकिन हमने क्या बहुत सिंपलीफाई कर दिया, हम 1 प्लस आर को इधर ले लिए, ठीक है, 1 प्लस आर y1 1 प्लस आर c1, तो 1 प्लस आर c1 को हमने इधर ले लिया भाई, 1 प्लस आर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस आर को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस आर c1 हमने इस साइड ले लिया, प्लस c जोड़ दिया, बराबर क्या किया, 1 प्लस आर y1 बचेगा और प्लस y2 बचेगा। क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या किया, इस इक्वेशंस को इजी कर दिया। इजी करने के लिए हमने पहले इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे r1 से, और इसको दोनों को तो आपका अलग बन जाएगा। फिर उसको मैंने क्या किया, c1 के साथ c को रख दिया, ठीक है, और हमने y के साथ y को पुट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया क्लास, इसको पुट करने के बाद डिवाइड इन द बोथ साइड, हम 1 प्लस आर को क्या किए, दोनों साइड से क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया, तो क्या करेंगे, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा क्लास, 1 प्लस c1 प्लस c2 अपॉन 1 प्लस आर। क्यों, क्योंकि देखो 1 प्लस आर इंटू c1 प्लस c2 यही बन जाएगा, और इसको मैंने दूसरे तरह से लिख लिया कि 1 प्लस आर इंटू y1 प्लस y2, सेम चीज हो गई। तो इस इक्वेशन को हमने, इस इक्वेशन को मैंने ये लिख लिया, और इस इक्वेशंस को मैंने तोड़ करके हमने ये बना दिया, क्या कि c1 प्लस c2 अपॉन 1 माइनस आर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इस दोनों का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। देखो ये कहता है कि करंट ईयर का कंजप्शन या फ्यूचर का कंजप्शन किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट पे। और करंट ईयर की कंजप्शन और करंट ईयर का इनकम, और करंट ईयर की इनकम और फ्यूचर की इनकम वो डिपेंड करेगी, वो भी इंटरेस्ट रेट पे। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्काउंट रेट पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो आप करंट कंजप्शन कम करेंगे, ओल्ड कंजप्शन आप ज्यादा करेंगे, बात समझ रहे ना। और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो इन फ्यूचर में आपको y क्या होगा, इन फ्यूचर में y1 आपका क्या हो जाएगा,
ज्यादा हुआ जाएगा, क्योंकि पहले 500 रुपये रखा था, अब 550 मिल रहा है, और प्लस y2। तो कहने का मतलब है कि करंट जो आपका जो कंजप्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है क्लास? दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। करंट कंजप्शंस आपके दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट रेट पे। बेटा तो समझ में आया? क्लास कितना समझ में आ गया? शिवानी बताओ बेटा, समझ में आ गया तो आगे चलें प्लीज। नीति आ गया समझ में? ओके, मैं दोबारा से बताऊं एक बार या आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करने हैं क्लास, देखिए अब आपको मैं बताता हूं कि बजट कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर बजट कांस्टेंट बनाना है, देखो अब ध्यान देना आपको, ध्यान ये देना आपको, हमने यहां पर लिया हुआ है फर्स्ट पीरियड कंजप्शन, मतलब एंगेज का एंग कंजप्शन। सेकंड पीरियड कंजप्शन मतलब होता है कि ओल्ड एज कंजप्शन, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब का कंजप्शन है। यानी कि सेकंड कंजप्शन जिसे हमने C2 माना है, जिसे हमने C2 बोला है, और ये करंट कंजप्शन जिसे हमने क्या माना है क्लास? C1 माना है। ओके, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको पता है कि y1 इक्वल टू C1 और y2 इक्वल टू C2, कि देखो C2 जितनी इनकम होगी फ्यूचर में उतना ही तो आप कंज्यूम करेंगे। तो फ्यूचर की इनकम इक्वल टू फ्यूचर की कंजप्शन, और करंट की इनकम इक्वल टू करंट की कंजप्शन। अच्छा, ये आपको क्लियर है? ये आपका क्लियर है? तो देखिए अगर मैं बोलूं क्लास, ठीक है, ये हमारा C1 है, यानी कि हमारा C1 किस पर डिपेंड कर रहा है? C1 किस पर डिपेंड कर रहा है कि करंट की इनकम प्लस फ्यूचर में हम कितना अर्न करेंगे ये सोच करके आदमी कंज्यूम करता है, प्लस 1 प्लस आर यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशंस कैसे लिखेंगे क्लास? हम उस पूरे इक्वेशंस को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे क्या कि C1 इज इक्वल टू y1 y2 अपॉन 1 प्लस आर। क्लियर है? क्योंकि भैया हमारा करंट का कंजप्शन जो है वो करंट इनकम पर डिपेंड तो करेगा, लेकिन करंट इनकम से कितना कंज्यूम करेंगे ये बात डिपेंड करेगा कि हमें मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो क्या करेगा? वो कम कंज्यूम करेगा, सेविंग ज्यादा करेगा। अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो कंजप्शन ज्यादा करेगा, सेविंग कम करेगा। इस क्लियर? ओके, तो यानी कि ये सी पॉइंट क्या है? ये सी पॉइंट करंट कंजप्शन की बात कर रहा है। ये पॉइंट क्या है क्लास? ऐसे भी कर सकते हैं कि C2 इज इक्वल टू, देखो C2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस आर y1 प्लस y2, या इसी को लिख सकते हैं आप कि C2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस आर। क्यों? y इसको ले जाएगा। तो यानी कि सेकंड पीरियड का भी कंजप्शन जो है वो इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड कर रहा है। ये भी क्लियर हो गया?
तो ये सेकंड पीरियड का कंजप्शन है और ये करंट पीरियड का कंजप्शन है। ठीक है, अब दो कोई पॉइंट ले लीजिए, दो पॉइंट लेते हैं। मान के चलो पॉइंट बी है, पॉइंट बी, इस पॉइंट की बात करें क्लास, ये पॉइंट हमारा बी है। तो इस बी पॉइंट पर क्या होगा कि अगर वो बी पॉइंट पर कंजप्शन कर रहा है तो करंट कंजप्शन क्या होगा क्लास? अगर वो यहां पर है इसका मतलब करंट कंजप्शन क्या है, बताओ प्लीज शिवानी। अगर बी पॉइंट पर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब करंट कंजप्शन क्या होगी? करंट कंजप्शन क्या होगी भाई? मुझे आंसर आपसे चाहिए प्लीज। जीरो। ओके, यानी कि C2 है B तो ये जीरो है। ओके, और अगर ये C1 है यानी कि B पॉइंट पर C2 इज मैक्सिमम है तो देन क्या हो जाएगी क्लास? देन C1 इक्वल टू जीरो। ओके, अगर फीचर, अगर मैं बोलूं अगर पॉइंट C है, पॉइंट C है, पॉइंट C पे क्या होगा? अगर पॉइंट C पर है इसका मतलब C2 जीरो है तो पॉइंट C पर C2 जीरो और C1 ओके, C1 मैक्सिमम हो जाएगी, C2 जीरो हो जाएगी, C1 मैक्सिमम और C2 जीरो। अच्छा, अब देखो मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा इतना कंज्यूम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इतना कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपके सामने एक लिमिटेशन आ गई। क्या आ गई? एक कंडीशन आ गई कि दिस इज मैक्सिमम लिमिट, और ये भी आ गई आपकी मैक्सिमम लिमिट, और इसके अंदर में ही कर सकते हैं, इसके बाहर आप कंजप्शन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे हम बजट लाइन में पढ़ते थे वैसे ये भी तो हुआ। और कहने का मतलब है कि क्लास कोई आदमी, कोई भी पर्सन 100% कंजप्शन नहीं करता, मतलब कुछ फ्यूचर में कंज्यूम करता है, कुछ करंट में कंज्यूम करता है। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 और C2 मतलब कि वो अपनी इनकम का इतना कंज्यूम कर, और इतना क्या है फ्यूचर में कंज्यूम करेगा, इतना कंज्यूम कर रहा है अपने इनकम का, इतना फ्यूचर में कंज्यूम करेगा। और ये इनकम उसकी क्या हो रही है? अगर वो इतना कंज्यूम कर रहा है तो इतनी इनकम क्या है, क्योंकि ये क्या है क्लास, ये इसका Y1 भी तो है भाई, यहीं पर तो Y1 है, ये C भी है तो Y1 भी है। तो यानी कि इतनी इनकम का इतना कंज्यूम कर रहा है तो इतना क्या करेगा, वो तो सेविंग है। तो यानी कि ये पोर्शन क्या निकला, सेविंग है, ये पोर्शन क्या है, सेविंग हो गया। ठीक है, और इस सेविंग को उसने क्या किया, उधार दे दिया, तो ये बारोइंग हो गया। ठीक है, यानी कि जो सेविंग है वो किसी को उधार दे दिया, ठीक है, मतलब लैंड कर दिया, लैंड किसको कर दिया, बैंक को कर दिया। तो इन फ्यूचर में उसके पास वो देखो, अगर हम बात करें इस, यहां पर हमारा Y2 है ना, Y2 है, तो अगर फ्यूचर में इतना ही कंज्यूम कर रहा है तो इतना क्या करेगा, वो भी आगे
लैंड नहीं देगा। कहने का मतलब यह हमारा क्लास ये है कि ये जो लाइन है ये क्या शो करती है, यह शो करती है कि एक पर्सन करंट में कंजप्शन करेगा कि फ्यूचर में कंजप्शन करेगा। इसे बोलते हैं इंटर टेम्पोरल चॉइस। उसकी चॉइस है वो इस पॉइंट पर कंज्यूम करेगा या इस पॉइंट कंज्यूम करेगा। वो कौन सा पॉइंट शूट करेगा, बी हो सकता है या सी हो सकता है, वो कोई भी पॉइंट चूज कर सकता है, लेकिन वो पॉइंट चूज करेगा वो डिपेंड करेगा कि इनकम पे, एक्सपेक्टेड इनकम पे, इंटरेस्ट रेट पे। तो जैसे कि और थियोरी में बोला गया था, रिकार्डो ने क्या बोला था, सॉरी केन्स ने क्या बोला था, केन्स ने बोला था कि एक आदमी का कंजप्शन जो है उसकी करंट इनकम पे डिपेंड करता है। और लाइफ साइकिल थ्योरी बोलती थी कि एक पर्सन का जो कंजप्शन है वो उसकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करती है। और फ्रीडमैन ने बताया था कि एक पर्सन की जो इनकम है, कंजप्शन है, वो उसकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। और परमानेंट इनकम किस पर डिपेंड करती है, वो उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह पे डिपेंड करता है। या तो यानी कि ये थ्योरी तीनों को तो कंबाइंड कर, सारी बातों को कंट्रोल कर रही है। अब बात आती है कि किस पॉइंट पर वो कंज्यूम करेगा, किस पॉइंट पर कंज्यूम करेगा। तो इंटर टेम्पोरल चॉइस है, तो इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेगा इंडिफरेंस, क्या बोलते हैं क्लास, इसको पढ़ना पड़ेगा हमें इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो हम पहले कंज्यूमर प्रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन बताएंगे आपको कि कैसे होता है। सो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, प्लीज नोट कर लिया होगा। क्लास मिटा दूं? ओके चलिए क्लास दूसरा लेते हैं, लिखो। अब आप पहले पढ़ लीजिए कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है बेटा, पढ़े कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। और कंज्यूमर प्रेफरेंस आप ग्राफ बना लीजिए प्लीज। देखो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पीरियड कंजप्शन, ओके। और यहां पर लिखेंगे सेकंड पीरियड, या इसको कह सकते हैं आप सेकंड पीरियड कंजप्शन। सो फर्स्ट पीरियड कंजप्शन वाई एक्स पे, एक्स एक्स पे, और सेकंड पीरियड कंजप्शन वाई एक्स पे। और हम क्या करेंगे क्लास, इसको क्या कर सकते हैं C1, इसको कर सकते हैं C2। क्लियर, नोट करते जाइए प्लीज। ओके आपने इंडिफरेंस कर पढ़ा है, कभी कभी इंडिफरेंस कर पढ़ा है, तो हम ऐसे कहेंगे क्लास, इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर। इंडिफरेंस कर मतलब क्या हुआ,
व्हाट डू यू मीन इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि आदमी या पर्सन इंडिफरेंस है, मतलब वो कंफ्यूज है, विच इज बेटर, ए पॉइंट बेटर है या बी पॉइंट बेटर है या सी पॉइंट बेटर है। कहने का मतलब है कि हम ए पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है, और ए बेटर है उसके लिए, बी बेटर है, सी बेटर है, लेकिन सेटिस्फेक्शन उसको सब पे इक्वल मिल रही है। तो कहता है कि वो करंट कंजप्शन करे। देखिए वो कहता है क्लास कि अगर वो इस पॉइंट पे है तो C1 है और ये C2 है, और अगर इस पॉइंट पे जाता है आपका तब भी ये C2 है, ये C1 है, और यहां पर जाता है तो C1 है और C2 है। लेकिन हो क्या रहा है क्लास, हो ये रहा है कि जब वो ये इस पॉइंट से इसको बढ़ा रहा है तो इसको घटा रहा है, यानी कि अगर करंट कंजप्शन को डिक्रीज कर रहा है तो ओल्ड ईयर कंजप्शन को इंक्रीज कर रहा है, और अगर ओल्ड ईयर कंजप्शन को डिक्रीज करेगा यानी कि फ्यूचर में डिक्रीज करेगा, फ्यूचर में नहीं रखना चाहता कंजप्शन ज्यादा, तो अगर इसको कंज्यूम करेगा तो करंट का कंजप्शन बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां है कि वो किस पॉइंट पर कंज्यूम करे, वो किस पॉइंट पे कंज्यूम करे क्लास। मतलब वो C2 पे कंज्यूम, इस पॉइंट पर कंजप्शन करे या इस पॉइंट पे कंजप्शन करे या इस पॉइंट पे कंजप्शन करे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है कंजप्शन के। मतलब उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन इज सेम, और सेम सेटिस्फेक्शन है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि सेटिस्फेक्शन तो सेम है सब पे, तो ए बेटर है कि बी बेटर है कि सी बेटर है, तो क्या कर रहा है, ये उसकी प्रेफरेंस है, ये उसकी प्रेफरेंस है। अब कौन सी प्रेफरेंस को चूज करेगा ये डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट रेट पे। अगर उसके लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो करंट कंजप्शन कम कर देगा, और लगता है अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करंट कंजप्शन ज़्यादा कर देगा। तो पहले आप इसको बना लीजिए, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लास इंडिफरेंस कर्व या कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसको समझ लेना, इसको बना लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। चले क्लास। अच्छा, एक चीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, दोबारा बताते हैं आपको कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये हमारा IC1 हो गया और यहां से आप इस पॉइंट पे आ गए, इट मीन्स व्हाट भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्लास कि जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस बढ़ गई। इसका मतलब हुआ कि C1, उसका C1 इंक्रीज हो गया और इसका C2 भी इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी Y1 इंक्रीज हो गई और ये Y2 इंक्रीज हो गया।
तो जब कंजप्शन पूरा का पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसकी प्रेफरेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, बेटर सेटिस्फेक्शन, गुड, सो इट इज अ बेटर सेटिस्फेक्शन। लेकिन वो यहां पर जाएगा कि यहां पर जाएगा, ठीक है, या भी अभी एक कंफ्यूजन है उसका है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, ये समझ गए होंगे, ओके। अब हम बनाते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, क्लास नोट कर लिया होगा। मिटाऊं बेटा, ओके। So please make again new graph. ओके, टेढ़ा जा रहा है यार। ये C1 है क्लास, ये C2 है बराबर Y2 है बराबर Y1 है। ये क्या है हमारा, तो मैक्सिमम C2 यहां आएगा, मैक्सिमम C1 यहां आएगा, ओके। ये लाइन हो गई। और मैं बोलता हूं कि हमारे पास अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, समझ में आया क्लास? मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि देखो कंज्यूमर क्या है, जो कंज्यूमर है वो इस कंजप्शन कर्व को क्रॉस नहीं ले सकता, क्योंकि ये इसके बियॉन्ड है, उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो इस पॉइंट को टच कर पाए, तो ये उसके लिए बियॉन्ड है। और अगर इस पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे है तो वो अंडर सेटिस्फेक्शन में है, इस पॉइंट पे जा रहा है, उसके पास ऑप्शन है तो यहाँ जा रहा है, तो विच इज अ बेटर, वो कहता है कि जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व यानी कि कंज्यूमर प्रेफरेंस और कंज्यूमर की ये बजट लाइन कांस्टेंट, ये है, हम पीछे पढ़ के आना है, ये कांस्टेंट लाइन है, तो जहाँ पर इक्वल होगा वो क्या होगा, उसका ऑप्टिमाइजेशन होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। सो इट मीन्स ये क्या इसका है, ये उसका है बजट कांस्टेंट, ये इसका बजट कांस्टेंट है क्लास, और ये इसका इन मैप है, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इसको अचीवमेंट नहीं कर सकता, अगर IC1 पे रहेगा तो अंडर में है, IC2 पे थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बिलो में है, ठीक है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, तो यानी कि ये बेटर है, इसको अचीवमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये उसका ऑप्टिमम पॉइंट है। सो हमें बोलेंगे, इसका मतलब है क्लास कि वो क्या कर रहा है इस पॉइंट पर, ओके, इतना क्या करेगा बताएंगे कोई आप,
इतना क्या करेगा, ओके ये क्या हो गई क्लास, सेविंग, ये क्या हो गया आपका कंजप्शन, ओके इट्स योर कंजप्शन, इट्स योर सेविंग। ऐसे यहां पर भी हो गया, फ्यूचर में इतना कंज्यूम कर रहा है और इतना वो सेविंग करेगा, गुड। सो क्लास ये तो ऑप्टिमाइजेशन था, ये तो ऑप्टिमाइजेशन था। और थोड़ा सा एक और ऑप्टिमाइजेशन हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं बोर्ड को इधर कर रहा हूं, देख लीजिएगा। एक और ग्राफ समझना है आपको, ध्यान से समझना, क्लियर। सो ये हमारी C1 Y1 C1 सॉरी C2 Y2, ठीक है, और ये हमारा IC हो गया। लेकिन जब उसकी इनकम चेंज हो जाएगी तो ये जो कर्व है ये इधर चला जाएगा, क्या C1 इक्वल टू C1, लेकिन उसका चेंज हो गया, और इधर क्या होगा C2 इक्वल टू Y2, यानी कि ये बढ़ गया, ठीक है। दोनों का यानी कि बजट कांस्टेंट शिफ्ट हो गया, वो अपवर्ड हो गया, ओके। जब बजट कांस्टेंट अपवर्ड शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब है कि ये भी शिफ्ट हो गया, ओके। जब ये भी शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इतना कंजप्शन था, C2 इतना था, C1 इतना था, अभी क्या हो रहा है उसका C1 भी क्या हुआ, बढ़ गया, और इधर दोनों बढ़ गए। देखो यहां था कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यहां पर क्या है कि जैसे ही इनकम शिफ्ट होगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया भाई, मैंने जल्दी में पढ़ा दिया, समझ में आ गया क्लास। मैंने इसमें क्या दिखाया है, कैन यू राइट डाउन, मैंने इसमें क्या दिखाया कि मैंने दिखाया कि इफ योर बजट कांस्टेंट हैज इंक्रीज्ड, चेंज हो जाता है, यानी कि y भी बढ़ गया और y2 भी बढ़ गया, तो C1 भी बढ़ जाएगा, C2 भी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम और ऊपर चला जाएगा, न्यू पॉइंट्स बन जाएगा, क्लियर हुआ, ओके। सो बेटर सेटिस्फेक्शन, इसे ही बोलते हैं बेटर सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं आप। इफ योर कंजप्शन एंड इनकम बोथ आर इनक्रीज द बेटर सेटिस्फेक्शन आप, इनकम इफेक्ट गुड, ओके। आकांक्षा इनकम इफेक्ट, यस। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज, इसको सब मिटा करके थोड़ा सा गया है, पढ़ लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा रह गया है। सो चलिए पढ़ते हैं क्लास। अगर मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कराऊं तो देखते हैं, पहले इसको मिटाता हूं। देखिए क्लास, पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं, न्यूमेरिकल्स बाद में समझा दूंगा। देखिए अब आप लिखिए, कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा कि इफ रियल इनकम, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इफ रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं तो करंट कंजप्शन पे, फ्यूचर कंजप्शन पे
और बजट कांस्टेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब इसको समझना है ध्यान से क्लास। ये आपका लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो क्लास, एग्जाम्पल ने न्यूमेरिकल या ऐसे करें, भाई वैसे करते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो मान के चलो 1 + R इज इक्वल टू 5% है, 0.5 है, ठीक है, मतलब 5% है। ऐसे मान के चलो कि एक 5% इंटरेस्ट रेट है, ध्यान से समझना, पहले पहले तो और आपकी इनकम है 1000 रुपीज आपकी इनकम है, और कंजप्शन है आपकी C1 है आपका 500। क्लास क्या हो गया, C1 कितना हो जाएगा आपका 500, ठीक है। अच्छा ध्यान समझना, प्लस Y2 मान के चलो Y2 आप 1000 लेते हैं, Y2 ले लेते हैं, ठीक है। Y2 1000 और कमाएंगे, 1000 आपने करंट में कमाया, यानी कि Y1 कमाया, C1 500 है, इंटरेस्ट रेट 5% है। तो आप मुझे बताइए सेविंग कितना करेगा क्लास, सेविंग कितना करेगा बताओ भैया प्लीज, सेविंग कितना आएगा, राइट डाउन आंसर प्लीज। या 500, ठीक है। और फ्यूचर का कंजप्शन कितना होगा, फ्यूचर कंजप्शन कितना होगा, सो सेविंग इज इक्वल टू 500 और इनकम सो क्लास इतना आ गया 550 आपका आ जाएगा, सेविंग से जो इनकम होगी 550। तो इन फ्यूचर की इनकम कितनी हो जाएगी, 550 प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा 1550, कितना हो जाएगा 550 रुपये इन फ्यूचर का है। तो यानी कि अगर हमें अब ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे क्लास, ये यहां पर क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये 1550 हो गया है, यानी कि Y2 होगा हमारा यहां पर है, और Y2 बराबर C2, ये 1550 हो गया, और यहां पर आ गया 1000 रुपये जो भी है, ओके। तो ये C1 इक्वल टू Y1 हो गया, ठीक है। स्क्रीन ब्लर, बेटा भी क्लियर है, बेटा इज क्लियर, क्लास क्लियर आ रहा है, ओके। देन क्या होगा क्लास, देखो आप यहां पे मान के चलो 500 कंजप्शन कर रहे थे, एग्जांपल बताया था 500 कंजप्शन कर रहे थे, 500 सेविंग कर रहे थे आपने, तो मान के चलो आप यहां पर आ जाओ यार, ठीक है। तो ये C1 है और ये आपका C2 है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया,
प्लीज़ आप ग्राफिकल समझ लीजिए, न्यूमेरिकल समझते रहना। लेकिन ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन जब मार्केट में, ध्यान समझना, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा क्लास? जब आपका मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ये जो लाइन है तो क्या हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो 100 ही है, 1000 ही है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपकी एक नई लाइन बन जाएगी। क्या हो जाएगा? आपकी न्यू लाइन चली जाएगी। तो यानी कि C2 = Y2 फ्यूचर का बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो आपकी ये वाली लाइन ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा क्लास? नो डाउट कि अब फ्यूचर में वो कंजप्शन ज़्यादा करेगा, करंट में कंजप्शन कम करेगा। तो इन फ्यूचरली मान के चलो आप यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ पे चले गए। ठीक है? जब आप यहाँ से यहाँ चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास? कि आपका C1 यानी कि डेल्टा C आपका घट गया और फ्यूचर का कंजप्शन आपका बढ़ गया। ठीक है? इसे C2 से C2 चले गए, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि करंट कंजप्शन आपका घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अगर इंटरेस्ट 5% था, अब इंटरेस्ट रेट अगर 10% हो जाता है तो ये लाइन इसकी दुगना हो जाएगी। तो कंजप्शन आपका लाइन यहां से आप यहां चलेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंजप्शन कम हो गया, करंट कंजप्शन कम हो गया, ओल्ड कंजप्शन बढ़ गया। जब करंट कंजप्शन कम हो गया तो इसे बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपने करंट कंजप्शन को फ्यूचर के कंजप्शन को क्या किया? फ्यूचर के कंजप्शन से करंट कंजप्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब करंट की सेविंग आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले आपकी सेविंग इतनी थी, ओके, लेकिन अभी आपकी सेविंग क्या हो गई? बढ़ गई। अब आपका कंजप्शन कितना रह गया? इतना रह गया। पहले आपका कंजप्शन इतना था तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? और ये आपका ये कंजप्शन कम हो गया। पहले इतना कंजप्शन था, अब इतना कंजप्शन हो गया। ऐसे इधर भी देख सकते हैं आप कि इसका ये बढ़ गया। लेकिन अगर लगता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है इन फ्यूचर में, तो क्या होगा? इसका वो कर दीजिए, दूसरा कर दीजिए, फिर क्या होगा क्लास? आप इसको ऐसे बना देंगे, ओके। और फिर आप जो है यहां पर आ जाएंगे और आप इधर हो जाएगा। तो इस केस में आपका कंजप्शन, करंट का कंजप्शन क्या हो जाएगा क्लास? बढ़ जाएगा। इस केस में आपका कंजप्शन फिर डेल्टा C यहां बढ़ गया और सेविंग इतनी रह गई। क्लियर हुआ बात को? तो बेसिकली मुझे आपको यहां पर यह बताना था कि जब इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाएगा तो करंट कंजप्शन क्या हो जाएगा क्लास? करंट कंजप्शन बढ़ जाएगा और करंट की सेविंग कम हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो करंट की सेविंग बढ़ जाएगी, करंट का कंजप्शन बढ़ जाएगा। करंट का कंजप्शन कम हो जाएगा, अब करंट की सेविंग बढ़ जाएगी। करंट में सेविंग्स बढ़ने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ठीक है? तो इस ग्राफिकल को आप समझ लेना कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट आता है क्या पड़ता है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है? आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हुआ क्लास। ठीक है? तो आपको क्या दिखाना है, समराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। आपको
एग्जाम में आता है कि इंटरटेम्परेचर चॉइस थ्योरी। तो आप क्या करेंगे इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि करंट और ओल्ड दो ईयर लेंगे, दो टाइम पीरियड लेंगे, दोनों का कंजप्शन और दोनों का इनकम डिसाइड करेंगे। फिर आप सेविंग निकालेंगे दोनों ईयर का, ठीक है। इसके बाद आप बजट कांस्टेंट बनाएंगे। बजट कांस्टेंट का फार्मूला बता दिया आपको, कैसे पुट करेंगे। न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हैं, थ्योरिकल लगा रहे हैं, तो आप डायग्राम दिखा देंगे। फिर इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन दिखा देंगे। ऑप्टिमाइजेशन के बाद एक बार आप बजट कांस्टेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे तो सेटिस्फैक्शन पॉइंट चेंज हो जाएगा। और इसके बाद इंटरेस्ट रेट को चेंज करके दिखा देंगे, जो कि हमने अभी आपको ये दिखाया। तो कंजप्शन कई बातों पर डिपेंड करता है, उसकी सेविंग पर, इंटरेस्ट रेट पे, करंट इनकम पे, करंट कंजप्शन पे, ओल्ड ईयर, यंग ईयर्स। तो कोई एक थ्योरी जो कि बोलती चली आई थी कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लाइफ, परमानेंट, ये सबको इसने क्या किया, कंबाइन कर लिया और हर एक के पर्सन के पॉइंट को थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो ये फिशर का जो इरविंग था इंटरटेम्परेचर चॉइस थ्योरी थी, जो कि कंजप्शन से रिलेटेड थी। आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई क्वारीज हो तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। हो गया बेटा, आज के दिन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रैमसे मॉडल पढ़ाएंगे, रैमसे मॉडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आ ही जाता क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रैमसे मॉडल। और अभी मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया, गुरुदीप एम की क्लास भी होगी आपकी, तो फिनिश करते हैं क्लास को बेटा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिए अभी। इफ़ एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस राइट नाउ। बेटा क्लास को लीव करें। हो गया क्लास, इसके लिए अपना